वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं अवनीश पांडे आप लोगों का एक बार फिर जनरल इंजीनियरिंग की क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने भवन निर्माणकारी सामग्री और उनमें जो मेनली था पत्थर को पढ़ा था। अब पत्थर के बाद है हमारा ईंट। तो पत्थर काफी प्राचीन समय से यूज होता रहा, आज भी यूज होता है, बट अब पत्थर का बहुत ज्यादा स्थान ले लिया ईंट ने। ईंट में क्या होता है कि हम मिट्टी को पका के उसको ठंडा करके और काफी मजबूत सुदृढ़ एक ढांचा तैयार कर लेते हैं, या ईंट को हम तैयार कर लेते हैं। तो ईंट क्या है? एक भवन निर्माणकारी पदार्थ है जो कि दीवारों, फुटपाथ, चिनाई निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। ईंट शब्द मिट्टी से बना एक इकाई को संदर्भित करता है, लेकिन अब इसे मसाला में रखी गई एक आयताकार इकाइयों से संदर्भित किया जाने लगा है। मनुष्य ने पत्थर को बहुत पीछे छोड़ दिया जब उसने आग का आविष्कार किया, और उसके बाद में उसे पता चला कि मिट्टी को ही काफी ज्यादा ठोस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब जनरली वह ईंट का ही उपयोग पत्थर की जगह पे करता है। ऐसा नहीं कि पत्थर पूर्ण रूप से उसने बंद कर दिया यूज करना, बट पत्थर का उपयोग बहुत ही सीमित कर दिया। ईंट की मिट्टी के संघटक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जनरली ईंट की मिट्टी के जो संघटक होते हैं वो 5-6 संघटक होते हैं, जो कि आपके सामने लिखे हैं। बालू 30 से 50%, सिल्ट 20 से 35%, चिकनी मिट्टी 20% से 30%, चूना 2 से 5%, लौह ऑक्साइड 3 से 5%, मैग्नीशिया, सोडियम इत्यादि 1%। बालू या सिलिका 30% सबसे ज्यादा मिट्टी में पाया जाने वाला तत्व है, जिससे कि मीट बनाते हैं। सिलिका के कण ईंट को शक्ति, दृढ़ता और कोने व कोरे जो होती है उनको मजबूत करता है। ये उच्च तापमान पर पिघलते नहीं हैं। सिलिका के कण पिघलते हैं बट ईंट नहीं पिघलती है। सिलिका के कण पिघल जाते हैं और वह और भी ज्यादा बाइंडिंग मटेरियल के रूप में परफॉर्म करते हैं। फिर जलरोधकता में भी ये वृद्धि करते हैं। अगर इनमें हम आवश्यकता से अधिक बालू मिला देते हैं तो क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं, काफी आसानी से टूटते हैं। फिर अगला मटेरियल हमारा सिल्ट या एल्यूमिनियम, जिसे क्ले भी कहते हैं। ये हमारा 20 से 35% मिलाया जाता है और करता क्या है? ये मिट्टी में सुघट्यता का गुण उत्पन्न करता है। एल्यूमिना इसे बंधक गुण होता है। इसके कारण ईंट उसके घनाभ आकार में ढलती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम लौह ऑक्साइड की। तो जो लौह ऑक्साइड होता है ये गालक का कार्य करता है। यह कम तापक्रम पर ही सिलिका को पिघलने में सहायता प्रदान करता है, जिससे भट्ठे में बहुत उच्च तापक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अंतर्गत ईंट को सुंदर चेरी रंग भी प्रदान करता है, और अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो ईंट पीले रंग की हो जाती है, जिसे पीला ईंट भी कहते हैं। तो लौह ऑक्साइड की कमी से
में पीलापन आ जाता है। फिर है हमारा चूना, पहले छूट गया वो चूना। चूना भी लोहा ऑक्साइड की तरह गालक का कार्य करता है और सिलिका को कम तापक्रम पर ही पिघला देता है। चूने के अधिक अनुपात से सिलिका के कण बहुत कम तापक्रम पर पिघल जाते हैं और ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसे हम सेकेंडरी ईंट या फिर खड़ंजा भी कहते हैं। फिर उसके बाद है ईंटों का उत्पादन, या ईंटों का उत्पादन कुछ इस तरीके से होता है कि हम उसके लिए सबसे पहले साइट का सिलेक्शन करते हैं, कौन सा ऐसा उपयुक्त स्थान है जहां पे कि हम ईंटों को तैयार करें। वहां पे कच्ची मिट्टी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यातायात परिवहन आसानी से आ जा सकते हो, क्योंकि जब ईंट बनाएंगे तो वहाँ पे पानी लेके आए, या मान लिया कि ईंट जो हमने तैयार करी उसको जो लेके गए वो हम आसानी से ले जा सकें। तो साइट का सिलेक्शन अति महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, हम ऐसी साइट का सिलेक्शन करते हैं कि भूमि थोड़ा सस्ती ही पड़े हमको, क्योंकि अगर ज्यादा कॉस्ट भूमि की आ गई तो सीधी सी बात है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ईंट की कॉस्ट पे जाएगा। तो भूमि हमारी सस्ती होनी चाहिए। फिर उसके बाद ब्रिक अर्थ मतलब ईंट की मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं। ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी की खुदाई करते हैं और मिट्टी की खुदाई करने के बाद में ऋतुकरण करते हैं। ऋतुकरण मतलब उसमें वाटर वगैरह या और भी जो मटेरियल हमें मिलाने होते हैं वो मिलाते हैं। फिर उसके बाद में सम्मिश्रण, उनको आपस में उनका मिक्सिंग करते हैं, बढ़िया से वो मिक्सअप हो जाए, सम्मिश्रण करते हैं और फिर थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद में और उसको हम गूंथ देते हैं। जनरली ऋतुकरण या जो ऋतु क्रिया होती है वो यह होती है कि मिट्टी को जब हम खोदते हैं तो खोदने के बाद में उसको हम खुले आसमान के नीचे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, जिससे उसमें ओस वगैरह नमी वगैरह थोड़ी मिल जाए और साथ साथ में उसमें जो हार्मफुल मटेरियल्स हो वो ताप से पिघल जाए या नष्ट हो जाए। फिर उनको आपस में मिक्सअप कर लेते हैं, मिट्टी जितनी भी होगी उसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम उसमें जल वगैरह मिला के उसको आपस में अच्छे से आटे की तरीके से उसको गूंथ देते हैं। फिर मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के अलग अलग तरीके के सांचे होते हैं। जनरली एक भट्ठे के लिए एक ही सांचा होता है, बट कई बार एक भट्ठे के लिए कई सांचे हम यूज में लाते हैं। और अगर इकोनॉमिक वे से देखा जाए एक भट्ठे के लिए एक सांचा पर्याप्त है। एक सांचा मतलब एक प्रकार का सांचा, उसके सांचे तो कई हजारों लाखों हो सकते हैं, बट उसका जो टाइप होगा वो सेम होगा। तो मोल्डिंग करते हैं, उसको जो गूथा हुआ आटे के प्रकार की जो हमारी मिट्टी होती है उसको हम सांचे के अंदर रखते हैं। रखने के बाद में उसको हल्का सा ठोस हो जाने देते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में फिर उसको हम निकाल लेते हैं। वो हमारा सांचे के आकार का मोल्डेड ब्रिक का मटेरियल, कच्ची ईंट का मटेरियल हमारा तैयार हो जाता है। फिर उन ईंटों को हम, जो कच्ची ईंटें हमारी सांचे में ढल के तैयार होती है, उनको हम कुछ दिनों के लिए सुखाते हैं, खुले आसमान के नीचे सुखाते हैं। और सुखाने के लिए हो गया ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। फिर उसके बाद में बर्निंग द ब्रिक्स। हम क्या करते हैं, जो हमारी सूखी हुई ईंटें होती है और उसमें हमारी थोड़ी सी स्ट्रेंथ उस गीली मिट्टी से बनी ईंट की अपेक्षा सूखी मिट्टी से जो हमारी सूख जाती है ईंट, उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा हो जाती है। फिर उसको हम भट्ठे में परत दर परत, पहले ईंट, उसके नीचे फ्यूल कोयला वगैरह हम रखते हैं, फिर ईंट, फिर कोयला, फिर ईंट, फिर कोयला, और उसके बाद में भट्ठे को हम बर्न कर देते हैं, मतलब उन कोयलों को हम जला देते हैं।
जलाने के बाद में हमारी ईंटें अच्छी तरीके से पक जाती हैं। पकने के बाद जब वहां की अग्नि जो है हमारी बर्निंग जब बंद हो जाती है और वह ठंडा हो जाता है भट्टा, तो वहां से हम ईंटों को परत दर परत करके और बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम ईंटों को तैयार कर लेते हैं। अब इस टॉपिक में आप लोगों को जो भी ना समझ में आया हो वो आप मेरे पास फोन करके या मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।